हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे साइंस सीरीज का आज हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग आज त्वरण और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग त्वरण के बारे में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो पहला चीज़ हमारा होगा, वीडियो का पहले रूपरेखा बता लेते हैं। पहला चीज़ होगा हमारा कॉन्सेप्ट। दूसरा सेक्शन कॉन्सेप्ट के साथ हमारा चलेगा, वो होगा आपका फार्मूला का। तो जो भी फार्मूला होगा वो भी हम लोग याद रखते जाएंगे। और तीसरा हमारा होगा एमसीक्यू सीरीज, और एमसीक्यू वही होगा जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे। और उसके बाद साथ में आपका न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स भी आपका इसी वीडियो में आपका होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या रेलवे के बाकी किसी भी एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से सवाल नहीं छोड़ना है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आपका इस टॉपिक से ज़रूर एक सवाल पक्का आपका बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये त्वरण आपका होता क्या है। तो ये त्वरण का हम लोग कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो त्वरण जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। तो शुरुआत में हमारा जो त्वरण शब्द है इसी में हम लोग चलेंगे। तो त्वरण शब्द को जो हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, आप एक वर्ड सुनते होंगे गांव घर में जिसे हम लोग एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर बाइक में आपका होता है, कोई भी कार में होता है, एक्सेलरेट करना। अब ये त्वरण क्या होता है? त्वरण का एक बेसिक सा डेफिनेशन है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर जो है वह त्वरण है। इसका मतलब वेग यानी चाल का जो सदिश भाई है, वेग में किस दर से बदलाव हो रही है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसे बेसिक से हम लोग समझें। मान लिया जाए कि कोई कार है, वो कार 0 का स्पीड से अभी खड़ा है, क्योंकि खड़ा में उसका स्पीड तो 0 ही होगा, और 20 सेकंड में उसका चाल हो जाता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और कोई कार जो खड़ा है वो भी आपका 0 से खड़ा होगा, उसका चाल आपका 2000 सेकंड में या 200 सेकंड में हो जाता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात आप गौर किए होंगे कि जो वेग, ये भी आपका वेग है, ये भी आपका वेग है। तो वेग में परिवर्तन की दर, ये भी आपका वेग है, वे भी आपका वेग है। जल्दी किस में बदलाव हुआ है वेग में? तो वेग में जल्दी बदलाव हुआ है 20 सेकंड वाले में या 2000 सेकंड वाले में? तो आपका जवाब होगा कि वेग में बदलाव जल्दी हुआ है 20 सेकंड वाले में। इसका मतलब दोनों का बदलाव का जो दर है वो अलग अलग है। अब हम लोग देखेंगे कि 1 सेकंड में किस में कितना बदलाव हुआ है। तो 1 सेकंड में यानी प्रति सेकंड जो वेग में बदलाव जो होता है उसे ही हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी अगर 0 से 100 तुरंत अगर आपका हो जाता है तो दर अधिक है, अगर बहुत लेट से होता है तो दर बहुत कम है। इसका मतलब जो हमारा त्वरण होगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण का सूत्र होगा आपका वेग में परिवर्तन यानी वेग में बदलाव बटा समय, जो होगा वो आपका होगा त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी के अक्षर ए से डिनोट करते हैं, और त्वरण चूंकि वेग पर निर्भर है इसीलिए यह एक सदिश राशि है। और वेग में परिवर्तन यानी ऊपर वेग होगा, और वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और समय का यूनिट होता है सेकंड। अब जब ये सेकंड आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ एक तो है ही घात, ऊपर जाएगा यहाँ तो और एक -1 वाला होगा। तो अब जाके ms1 और 1 अर्थात जो त्वरण का जो मात्रक जो हो जाएगा, ऐसा मात्रक, वो होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये रूप या ये रूप दोनों आपका सेम है। ये हुआ आपका वेग में परिवर्तन बटा समय। अब इसमें हम लोग देखें कि वेग में परिवर्तन का कितना आयाम आपका हो सकता है। तो देखिए, वेग में परिवर्तन जो हुआ आपका, तो मान लिया जाए इसको अगर मैथमेटिकल रूप अगर हम लोग दें, जिसमें हम लोग फार्मूला, मान लिया जाए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मान लिया जाए किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो आपका है u, और किसी वस्तु का, उसी वस्तु का या किसी वस्तु का जो अंतिम वेग है वो आपका है v, और जो समय लगता है इस परिवर्तन में वो आपका है, मान लिया जाए समय लगता है t। अब हम लोग अगर परिवर्तन अगर निकालें कि वेग में कितना परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन जो आपका हो जाएगा, अंतिम और प्रारंभिक को घटा देंगे। इसका मतलब जो बदलाव हुआ, मान लिया जाए कि आपका शुरू में था 10,
और बाद में हो गया 20, तो बदलाव आप देखेंगे तो बदलाव कैसे निकालिएगा, 20 माइनस 10 कीजिएगा, इसका मतलब v माइनस यू, तो बदलाव होगा आपका v माइनस यू और बटा आपका होगा समय। इसमें अभी बटा हम लोग नहीं रखते, केवल वेग में परिवर्तन। और समय कितना लगा वो हम लोग देखते हैं, समय लगा आपका कितना t। तो त्वरण क्या है, त्वरण आप ऊपर देखें कि वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग में परिवर्तन के जगह में आप रख देंगे v माइनस यू और बटा में रख देंगे समय। ये रहा आपका त्वरण का फॉर्मूला जिसे आपको याद रखने की जरूरत है। तो त्वरण का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, जहां आपका जो v है, v वो आपका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग जो बाद में आपका हो जाएगा, और u मतलब प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो आपका शुरू है। अब यहाँ इन दोनों का आयाम में हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि त्वरण कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। एक बात आप गौर कीजिए कि जब a बराबर v माइनस यू बाई टी है, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, अब देखिए जब किसी वस्तु का चाल 20 से 40 हो रहा है तो ये तो बढ़ रहा है, तो इस दौरान ये हुआ आपका u और ये हुआ v, तो v में आप u घटाएंगे तो v माइनस यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 बराबर आपका 20, इसमें आपका प्लस में आया। लेकिन मान के चलिए कोई गाड़ी चल रहा था 40 का स्पीड में और ब्रेक मारने पर वो हो जाता है 20 का स्पीड में, इसका मतलब पहले इसका था u और बाद में हो गया v, तो v माइनस यू अगर हम लोग इस कंडीशन में निकालेंगे तो 20 माइनस 40 होगा और वो आपका माइनस 20, तो इस कंडीशन में त्वरण भी आपका माइनस में होगा। यानी जब वेग बढ़ेगा तो धनात्मक, जब वेग घटेगा तो ऋणात्मक, आपको ये याद रखना है। इसका मतलब त्वरण जो आपका होगा वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक। और अगर आपका एक समान वेग से चल रहा है, 40 का वेग से चल रहा है और 40 ही रह गया, अब बताइए क्या कोई बदलाव आया, तो u और v दोनों समान यानी v माइनस यू बराबर आपका हो गया 0, तो इस कंडीशन में त्वरण भी क्या होगा आपका 0। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो त्वरण जो हमारा हुआ त्वरण एक्सेलरेशन वो 3 प्रकार का होगा। एक होगा आपका धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण तब होगा जब किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा। उसके बाद आपका होगा एक शून्य त्वरण, शून्य त्वरण में क्या होगा, जब किसी वस्तु का वेग वही रहेगा। और उसके बाद आपका होगा ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण जो होगा जब किसी वस्तु का वेग घटेगा, जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं। अब ऋणात्मक त्वरण को हम लोग और एक टर्म में बोलते हैं मंदन, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन का संज्ञा देते हैं, मंदन, और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन यानी मंदन जो है वो आपका ऋणात्मक त्वरण है, यह सवाल भी पूछा जाता है। तो ये हुआ आपका धनात्मक त्वरण, ये हुआ शून्य त्वरण और ये हुआ आपका ऋणात्मक त्वरण। तो चूंकि त्वरण एक सदिश राशि है इसीलिए ये धन, ऋण और शून्य तीनों हो सकता है। तो आपका उदाहरण की बात करें तो जब हम लोग मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और अपना चाल को बढ़ाते हैं वेग को तो धनात्मक त्वरण, जब हमारा मोटरसाइकिल खड़ा रहता है हमेशा तो शून्य त्वरण, या एक समान वेग से चलाते हैं तो भी शून्य त्वरण, और जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो मंदन होता है, अर्थात ऋणात्मक त्वरण की घटना उसमें है। अब इसमें हम लोग और एक चीज़ देखते हैं जो कि आपका थोड़ा अलग है, जो त्वरण है, त्वरण का सूत्र हम लोग देखें, a बराबर v माइनस यू बटे टी, इसका यूनिट भी देख लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों को देखना है इसका डायमेंशन यानी इसका वीमा, यह भी चीज़ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसका वीमा हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। वीमा निकालने के लिए हम लोग का क्या है कि लंबाई को हम लोग मानते हैं l और उसको ऐसे ब्रैकेट देते हैं, और उसके बाद समय जो है उसे मापते हैं t और इसे ऐसे ब्रैकेट में देते हैं, और उसके बाद द्रव्यमान जो है उसे मापते हैं हम लोग m और उसको ऐसे देते हैं। तो इसका मतलब m, l और t इन तीनों के रूप में अगर किसी भी भौतिक राशि को लिखते हैं तो उसे हम लोग वीमा बोलते हैं। अब त्वरण की वीमा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो a बराबर हमारा है v माइनस यू बटा टी। अब ध्यान दीजिएगा, v में u यानी वेग में वेग घटाएंगे तो आपका वेग ही ना आएगा, इसका मतलब ऊपर आपका वेग है और नीचे आपका क्या है, समय। अब वेग को हम लोग तोड़ें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और नीचे आपका एक समय तो है ही। अब देखिए विस्थापन जो है वह एक दूरी है, इसका मतलब वो l है, विस्थापन क्या है, l है, और उसके बाद समय जो आपका है t, समय आपका t और एक समय वो भी t। अब देखिए ऊपर l और t आपका नीचे से 2 जा रहा है तो वो आपका माइनस में होगा, t आपका जो नीचे से 2 ठो जा रहा है वो आपका क्या होगा, तो माइनस
ये होगा आपका L/T2, यही है आपका क्या, तो त्वरण का डायमेंशन। तो इसे आपका एग्जाम ऐसे भी रख सकता है M0 L1 और T-2, ये भी अगर रहेगा तो भी आपको टिक करना है, ये दोनों आपका त्वरण का डायमेंशन हुआ। तो त्वरण का हम लोग आयाम देख लिए, डायमेंशन। अब इसके बारे में और भी हम लोग देख लेते हैं। त्वरण में हम लोगों को एक और फार्मूला याद रखना है, जो कि आपका न्यूटन के नियम का जो दूसरा नियम है, न्यूटन का सेकंड लॉ, उसमें भी त्वरण का काम लगता है, और वो है आपका F बराबर ma, जहाँ F जो है वो आपका है बल, m जो है वो है द्रव्यमान, और a जो है वो है आपका त्वरण। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे a बराबर हो जाएगा आपका F/m, यानी त्वरण आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। त्वरण निकालने के लिए इस सूत्र का भी इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है, बिल्कुल आराम से, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो त्वरण का ये भी हो गया आपका। और उसके बाद और एक त्वरण का प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है ये हम लोग देखते हैं, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझना चाहिए फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण जिसे हम लोग ए से डिनोट करते थे, तो ए या जी दोनों का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का डायमेंशन हो जाएगा आपका L/T-2। तो डायमेंशन और ये दोनों सेम है। अब ये क्या है वो बताएं। मान लिया जाए गुरुत्वीय त्वरण ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। अब मान के चलिए कि आपके पास कोई वस्तु है जो कि ऊपर से धरती की ओर नीचे गिर रही है। अब गिरने के दौरान क्या होता है कि धरती का केंद्र इस पर एक बल आरोपित करती है और अपनी ओर खींचती है। तो खींचने की वजह से इसका जो चाल है या आपका वेग ये बदलते रहता है। इसका मतलब जब ये खड़ी थी ऊपर यानी स्थिर अवस्था में थी, अब जब गिर रही है तो गिरते दौरान इसका जो होता है आपका त्वरण वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात का मतलब आपको बताएं तो इसे एवरेज में बोला जाता है, न्यूमेरिकल में हम लोग 10 लेते हैं। तो अगर समझने के लिए हम लोग 10 माने तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकंड में इसका वेग 10 बढ़ेगा। अर्थात यह 0 से गिरना शुरू हुआ, पहला सेकंड में 10, दूसरा सेकंड में 20, तीसरा में 30, चौथा में 40। और यही वजह है कि ऊंचाई से गिरा हुआ पत्थर जब किसी का सर में भी लगता है तो सर फूट जाता है, क्योंकि उसका वेग जो है वो बढ़ता हुआ आएगा। धरती पर गिरते गिरते उसका वेग हमेशा बढ़ेगा और उसका जो बढ़ने का दर होगा वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और जब हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो यह होगा माइनस में, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका वेग आपका घटेगा। जब भी आप कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो एक टाइम के बाद वो शून्य अवस्था में हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जितना चाल से फेंकते हैं, जितना वेग से भी, हर 1 सेकेंड उसका वेग 9.8 घटता है, और जैसे ही उसका वेग 0 हो फिर से वो नीचे गिरने लगता है, और फिर से उसका वेग गिरने के दौरान 9.8 बढ़ते जाता है। तो ये रहा आपका जो त्वरण के बारे में बताने का एक प्रयास, जिसमें हमने प्रयास किया है कि त्वरण के बारे में लगभग चीज़ें आ जाएं। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और रेलवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो क्या क्या फार्मूला यूज होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला फार्मूला हमारा होगा A बराबर V माइनस U/T। इस फार्मूला का यूज हमारा होगा, ये होगा हमारा पहला नंबर में। दूसरा हमारा फार्मूला का यूज होगा वो होगा A बराबर आपका F/m, जहाँ m बराबर है आपका बल और m जो है वो है आपका द्रव्यमान। तो इस फार्मूला का भी आपका यूज होगा इन न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद और एक चीज़ का यूज होता है जो कि आपका कन्वर्जन से ताल्लुकात रखता है, जिसमें आपको जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसे आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुना करना पड़ता है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना अगर हम लोग करते हैं तो वो बदलता है मीटर पर सेकेंड में। और अगर मीटर पर सेकेंड है इसे हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करते हैं। किस में बदलने के लिए? तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। ये तीनों चीज़ का आपका इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न।
पहला सवाल जो आपका है वो है वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय, यानी वेग में परिवर्तन अर्थात v माइनस यू बटा समय यानी t। तो ये होता है आपका ए का बराबर, ऊपर आप देख चुके। और ए जो होता है आपका है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अर्थात आपका है त्वरण। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा त्वरण। वेग में परिवर्तन में और लगने वाला समय का अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटा समय, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट। अगला प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल होगा, इसमें आपको समय लगेगा, थोड़ा सब्र के साथ आपको देखना होगा और कॉपी कलम उठा के आप इसे बनाते भी जाएंगे। यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ध्यान रखिएगा क्या क्या है। पहले चाल था 5 मीटर प्रति सेकंड और ये हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना समय में? 5 सेकंड में। अब बताइए, ये हो गया u प्रारंभिक चाल, ये हो गया v अंतिम चाल और ये हो गया आपका t। तो त्वरण बोलता है, तो त्वरण a बराबर होता है आपका v माइनस यू बटे टी। v क्या है आपका 10 है, u है आपका 5, t आपका 5। तो 10 में 5 गए, 5 बटे 5 आपका हो जाएगा कट के 1, यानी इसका जवाब हो जाएगा 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो कैसे हुआ आपने देखा, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग को घटा के टाइम से हम लोग ये किए, डिवाइड किए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा प्रश्न जो हमारा है ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसे आप और धैर्य से देखेंगे। तो जो तीसरा सवाल है उसमें गौर कीजिए। सवाल कहता है m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगता है तो 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण से खिसकता है। और m2 वजन वाला को अगर हम लोग उतना ही बल लगाते हैं यानी 5 न्यूटन तो 20 खिसकता है, यानी दोनों का वजन अलग है। अगर 5 न्यूटन बल लगाने पर m1 अगर 10 खिसक रहा है और अगला 20 खिसक रहा है, इसका मतलब m2 कम है, एक का वजन कम है तभी तो खिसक रहा है। अगर दोनों तख्तों को एक के साथ बांध दिया जाए और फिर उतना ही बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये सवाल बहुत बारीक है, इसे आपको बहुत बढ़िया से समझने की ज़रूरत है। तो इसे हम लोग देखेंगे, यहाँ का एक्सप्लेनेशन अपना एक्सप्लेनेशन दोनों हम लोग ऐड करके इसे समझेंगे। तो देखिए हमारा दो वजन है m1 और m2 और न्यूटन बल में आपका दोनों सेम है। एक बार खिसकता है 10 का त्वरण से, एक बार 20 का त्वरण से। तो इसे आप याद रखेंगे, F बराबर जो ma था ये सूत्र, यानी A बराबर F बटे m इसी से हमारा बनने वाला है। तो F बराबर ma कहिए, A बराबर F बटा m कहिए, जो कहिए सवाल तो उसी से बनेगा। देखिए प्रथम स्थिति में F बराबर ma से, F बराबर ma जो सूत्र है उससे F का मान आपका 5 न्यूटन है और m आपका m1 है और खिसक रहा है 10। इससे अगर हम m निकालेंगे तो निकलेगा ये 10 इधर आएगा तो 5 बटे 10, 5 बटे 10, 5 दूनी 10 यानी 1 बटे 2 किलोग्राम आपका m1 हुआ, वजन निकल गया। दूसरा स्थिति में आपका बल आपका 5 न्यूटन है, m आपका m2 है नहीं पता क्या है, और a आपका 20 है। इसमें हम m2 निकालते हैं तो 5 बटे 20, 20 आपका इधर आता है बटा में तो निकलता है 5 चौके 20, 1 बटे 4 किलो। अब देखिए आपका जो m1 जो निकला वो निकला 1 बटे 2 किलो और m2 जो निकला वो निकला 1 बटे 4 किलो। अब ये दोनों को बांध देंगे यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 1 बटे 2 और 1 बटे 4 दोनों वजन को जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, 2 दूनी 4 किए, 2 दूनी 4 और 2 एका 2, 4 एकम 4, 1 एका 1, यानी वजन हो गया आपका 2 और 1 3 बटे 4। तो जो हमारा फाइनल वजन होगा वो होगा 3 बटे 4। तो 3 बटे 4 आपका ये वजन हो गया आपका कितना, 3 बटे 4। अब देखिए, अब इसको आप लगाइए F बराबर ma वाले फार्मूला में। तो F का मान क्या होगा, तो F का मान फिर से है 5 न्यूटन, m आपका कितना है 3 बटे 4, तो त्वरण क्या होगा, यही सवाल आपसे पूछा हुआ है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो 3 बटे 4 है इसको इधर ले आइए तो 4 बटे 3 हो जाएगा, यही आपका त्वरण है। 5 चौके 20 बटे 3, तो ये निकलेगा आपका कितना 20 बटे 3। 20 बटे 3 को भाग दीजिएगा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18, 6.66 और इसमें 6 करते जाएंगे तो लास्ट में 6.67 आपका होगा, यही है आपका त्वरण। अगर ये सवाल को समझने में थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हुआ हो तो ज़रूर आप हमें बताएं ताकि हम आपको दोबारा मदद दे सकें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है, 21 न्यूटन बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना है। देखिए यहाँ न्यूटन यानी बल दिया हुआ है, F किलोग्राम यानी m दिया हुआ है, त्वरण आपको निकालना है यानी a निकालना है। आपको पता है
ए बराबर होता है एफ बटे एम। एफ का मान दिया हुआ है 21 और एम का मान दिया हुआ है 3। 3 सते आपका हो गया 21, यानी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका है सही जवाब। तो 60 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका इस सवाल का जवाब होगा, जो कि त्वरण आपका निकला। तो कैसे निकला आपको पता चल गया, जवाब आपका 7 आया। अगला प्रश्न, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन बटा समय या वेग में परिवर्तन की दर, बात वही है, ये त्वरण है। इसका परिभाषा में भी आपको बताया गया है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सदिश राशि है। अगला प्रश्न, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाती है तो त्वरण क्या है? तो देखिए, ये आपका है मास और ये आपका है फोर्स यानी बल। आपको क्या निकालना है? त्वरण। तो त्वरण निकालना है, यानी ए बराबर होता है एफ बटे एम, ऊपर आपको बताया गया। एफ का मान आपका कितना है? 20 न्यूटन और एम का मान है 10 किलोग्राम। 10 दूनी 20 अर्थात 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वही है इसका सही जवाब। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आपका आंसर आया भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है और वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, 150 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 5 सेकेंड में 6 से 16 मीटर पर सेकेंड का वेग से त्वरित किया जाता है, त्वरण ज्ञात कीजिए। यहां आपको देखना है कि इसका त्वरण क्या होगा। 5 सेकेंड में इसका वेग बदलता है 6 से 16। 5 सेकेंड में इसका वेग 6 से 16 हो जाता है, तो इसका त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? इसका समय आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड। शुरुआती वेग आपका u बराबर दिया हुआ है कितना? तो 6 और v बराबर दिया हुआ है आपका 16। त्वरण आपका होता है v माइनस यू बटे टी। v आपका है 16, u आपका है 6 और समय आपका है 5। 16 में 6 गए 10 बचे और नीचे 5, 5 दूनी 10 अर्थात आपका आंसर आया 2, यानी 7वां का जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। सवाल में मेन चीज क्या है? आपका जानबूझ के दिया हुआ है 150 किलो, जबकि इसका कोई काम नहीं है। ये 150 किलो जो है इसका कोई काम नहीं है। आपको 5 सेकंड में 6 से 16 होता है, इसी से आपका त्वरण निकलेगा। तो सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण वेग का दिशा के, संवेग के दिशा के, बल की दिशा के, दूरी के दिशा के। तो नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात वेग के विपरीत होता है। क्यों, ये बात समझते हैं। हम लोग स्पीड बढ़ा रहे थे तो हमारा वेग बढ़ रहा था, वेग बढ़ा रहे थे त्वरण हमारा बढ़ रहा था, यानी धनात्मक त्वरण हुआ। और जब हम लोग ब्रेक लगाए तो ऋणात्मक त्वरण हुआ। तो इसका मतलब अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो त्वरण जो वेग है उसका विपरीत ना हो रहा है, क्योंकि चाल बढ़ना चाहिए जबकि घट रहा है, इसीलिए इसका जवाब वेग है। नकारात्मक त्वरण वेग के अपोजिट होता है और इसे मंदन कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर, यानी जिसका तल एक समान है, यानी कोई ढालू नहीं है, नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? नियत त्वरण वाली कार, इसका मतलब कोई कार दौड़ रही है और उसका त्वरण फिक्स है, उसका त्वरण में कोई बदलाव नहीं है। तो नियत त्वरण पर चल रही है तो क्या कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, या त्वरण निरंतर बदल रहा है, या वेग लगातार बदल रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात नियत त्वरण से अगर गति कर रहा है, नियत त्वरण से यानी वेग लगातार बदल रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे जो 10 मीटर प्रति सेकेंड नियत त्वरण से कोई चीज गिरता है तो हर सेकेंड में उसका वेग 10 बढ़ता है ना, इसका मतलब उसका वेग लगातार बदल रहा है, यानी त्वरण नहीं बदल रहा है। लेकिन त्वरण जो बोलते हैं हम लोग वो वेग में बदलाव को बोलते हैं। तो अगर त्वरण है तो वेग बदल रहा है, तभी तो त्वरण है, इसीलिए इसका ये जवाब हुआ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? एक समान गति मतलब इसका स्पीड अगर 40 से चल रहा है तो अंतिम तक इसका स्पीड 40 ही रहेगा। तो क्या कोई बदलाव हुआ वेग में? नहीं हुआ। वेग में बदलाव नहीं है तो इसका त्वरण शून्य है। वेग में अगर कोई बदलाव नहीं है तो इसका त्वरण क्या है? शून्य है। अगला प्रश्न, एक कार के वेग में 5 सेकेंड में 18 से 36 होता है। 5 सेकेंड में, अब ध्यान दीजिए, ये 5 सेकेंड आपका एसआई यूनिट है, ये 5 सेकेंड आपका एसआई यूनिट में है
और ये 18 आपका एसआई में नहीं है, 36 भी आपका एसआई में नहीं है। पहला काम आपको ये 18 और 36 को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये सवाल का पहला वक्तव्य है। अब देखिए यहाँ आपका टी बराबर निकल गया 5 सेकंड, ये तो हो गया। अब ये आपका है यू और ये आपका है भी, ये दोनों को आपको बदलना पड़ेगा। अब ये यू जो है ये आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 कट गए तो मीटर पर सेकंड में आपका आ जाएगा 5। भी को भी ऐसे बदलेंगे, ये हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 36 को भी हम लोग गुना करेंगे 5/18 से, 18 दूनी 36 और 2 बचे 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग त्वरण निकालेंगे। त्वरण बराबर होता है ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। भी का मान रख देंगे आप 10 जो निकला और यू का मान आप रख देंगे 5 जो आपका निकला। अब उसके बाद जो समय है वो समय आपका कितना है, वो समय आप देख सकते हैं वो 5 सेकंड है, वो 5 भी रख दिए। 10 में 5 बचा, नीचे भी 5 कट के आपका आया 1, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 1 भी आपका 2 है, 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होगा, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जवाब लाने के बाद भी आपका गलती हो सकता है। इसका सही जवाब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 से 72 हो जाता है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। फिर से वही कहानी, इसमें आपका ये हुआ टी, ये हुआ यू और ये हुआ भी। फिर से आपको बदलना पड़ेगा आपको सारे को। तो जो आपका यू है, यू को आप पहले बदलिए, तो यू को बदलिएगा तो 18 गुनी 5/18 कीजिएगा, तो 18 कट गया आपका कितना आया 5। और जब आप भी को बदलिएगा तो 72 गुनी 5/18 कीजिएगा, 18 चौके 72 तो 4 पचे 20। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टी बराबर निकला 10, यू बराबर निकला 5 और भी बराबर निकला 20। और आपको निकालना क्या है ए बराबर, तो ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। तो भी आपका कितना है 20, यू आपका है 5 और टी आपका है 10। 20 में 5 घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना, 20 में 5 15 और नीचे है आपका 10। इसको भाग देने पर आएगा 1.5। फिर आपका आता है यूनिट का दौर, इसका यूनिट आपको सही से आना चाहिए, तब आपका बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए 1.5 आपका 2 है, 2 ठो है, तो जो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला ऑप्शन है वही होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ गौर आपको करना है कि कौन सा यूनिट भी सही है और डिजिट भी सही है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इस सवाल को पहले समझते हैं। सवाल कहता है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान के 30 केजी द्रव्यमान का एक लोहा का गोला का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। यानी एक लोहा का है और एक एल्युमिनियम का, दोनों का व्यास जो है वो बराबर है। तो वजन दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है, दोनों को एक साथ गिराते हैं। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका क्या समान होगा, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। यानी यहाँ सवाल में ये बोला गया है कि आपका धरती है, एक आपका एल्युमिनियम है और एक आपका लोहा है, दोनों को हम लोग गिराते हैं। तो दोनों को गिराने पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, ये धरती एल्युमिनियम लोहा दोनों को गिराएंगे तो जब वे भूमि से 10 मीटर ऊंचा होंगे, 10 मीटर ऊंचा, तो दोनों का क्या समान होगा, संवेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका क्या समान होगा, तो इसका समान होगा आपका ऑप्शन बी अर्थात दोनों का त्वरण। क्यों, हम लोग तभी ही गुरुत्वीय त्वरण में एक बात बताए कि जब कोई भी वस्तु धरती की ओर गिरता है तो उसका त्वरण होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उसका होता है त्वरण। और इसमें ये चीज नहीं था कि इसका वजन अलग होगा तो उसका त्वरण भी अलग होगा, ये हर एक वस्तु के लिए सेम लागू होता है। तो जब सेम लागू जब होता है और दोनों को एक साथ अगर हम लोग गिराते हैं तो 10 मीटर की ऊंचाई पर दोनों का त्वरण समान होगा, पूरा समान। क्योंकि धरती वजनी चीज हो या हल्का चीज हो, सबको गुरुत्वाकर्षण के एक समान बल के साथ खींचती है, इसीलिए इसका होगा त्वरण समान। इसमें और एक चीज, मान लिया जाए ये धरती है, यहाँ आप गिराइएगा 50 केजी का चीज को और 100 केजी का चीज को, दोनों आपका समान टाइम में आपका गिरेगा, बस हवा का दबाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, शून्य त्वरण का क्या अर्थ है। शून्य त्वरण, जीरो एक्सेलरेशन। तो शून्य त्वरण मतलब त्वरण है ही नहीं, यानी ए बराबर जीरो।
ए बराबर 0 मतलब भी और यू बराबर 0, भी माइनस यू, यानी भी माइनस यू बराबर 0 मतलब अगर भी 40 है तो यू भी आपका 40 है, यानी चाल में वेग में कोई बदलाव नहीं है, यानी वेग स्थिर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वस्तु का वेग स्थिर। शून्य त्वरण का अर्थ हो जाएगा वस्तु का वेग क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। अगला प्रश्न, धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ होगा? धनात्मक त्वरण का मतलब अगर 40 से चल रहा है तो उसका स्पीड 60 हो जाएगा। इसका मतलब u 40 है तो भी आपका 60 मतलब बढ़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा। तो कम होता है, स्थिर होता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है। तो सही जवाब क्या होगा? वस्तु का वेग बढ़ जाना। अगला प्रश्न, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? यानी कोई वस्तु 50 के चाल से चल रही है और अंतिम तक 50 ही के चाल से चल रही है, तो इसका तो कोई त्वरण, कोई एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, कोई वेग बदला ही नहीं। तो इसका मतलब इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण आपका शून्य होगा, क्योंकि भी और यू बराबर है और भी माइनस यू बटे टी होता है त्वरण। तो भी और यू बराबर है, दोनों घटाएंगे तो 0 बटे टी, यानी त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, त्वरण की विमा क्या है? तो त्वरण की विमा आपको तभी बताया गया, ए बराबर जो होता है आपका भी माइनस यू बटे टी, और भी माइनस यू आपका चाल ही है, और चाल होता है आपका दूरी बटे समय। नीचे आपका 2 समय है, दूरी को मापते हैं एल से, और नीचे 2 ठो टाइम है तो टाइम हो गया t2। अब देखिए एल और टी ऊपर जाके माइनस t2, तो एल t2 जो होगा वही होगा आंसर। एम होगा 0, एल होगा 1 और टी होगा -2। इसे तभी भी आपको बताया गया था। तो m0 L1 T -2 ये होगा इसका सही जवाब। त्वरण की विमा m0 L1 T -2। अगला प्रश्न, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 का चाल प्राप्त कर लेता है। तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, सवाल को पहले आप समझिए। सवाल आपका ये कह रहा है कि स्थिर अवस्था में खड़ा है कोई कार, यानी उसका u बराबर 0 है, और समय जो लगता है वो लगता है 10 सेकंड, और भी कितना हो जाता है? भी हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो निकालना क्या है? निकालना है आपका त्वरण। तो त्वरण कैसे निकालेंगे वो हम लोग, तो जो त्वरण जो होगा उसका सूत्र आपको पता है कि a बराबर होता है भी माइनस यू बटे टी। तो भी के जगह में आप भी का मान 20 रख दीजिए, यू की जगह में 0, नीचे टी की जगह में 10। तो 20 में 0 घटाइएगा तो 20 ही बचेगा, नीचे 10, 10 दूनी 20, यानी आंसर आया 2। अब देखिए चारों ऑप्शन में आपका 2 है। अब चारों में 2 है तो इसको आप हल भी नहीं करते तो भी आपका बनता, क्योंकि चारों तो 2 है, बस आप यूनिट पहचान लेते तो भी आपका बनता है। तो इसका शॉर्ट में बनाने का तरीका आप ऐसे में देख लें कि ऑप्शन क्या फर्क है। ऑप्शन आपका चारों में सेम है, आपको देखने का भी नीड नहीं था, डायरेक्ट आप देखिए कि इसका सही यूनिट कौन सा है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसमें है उसको आप टिक मार के निकल लीजिए। लेकिन अगर बनाना पड़ता तो आप ऐसे बनाते, मेरा काम है बताना, इसीलिए हमने बताया है। तो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, मंदता। मंदता जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का क्या अर्थ है? ऋणात्मक त्वरण, धनात्मक, सभी या शून्य। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदता यानी रिटार्डेशन यानी धीमे चाल का होना कहते हैं। तो मंदता यानी रिटार्डेशन ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का वेग व्यतीत करते हुए समय के समानुपाती होता है। तो वस्तु का यहाँ क्या कहता है देखते हैं, समय के समानुपाती है वेग, यानी समय बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ रहा है। समय के साथ अगर वेग बढ़ रहा है तो बढ़ना तो धनात्मक त्वरण होता है, आपको पता है। अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण। लेकिन एक समान रूप से अगर बढ़ेगा तो एक समान त्वरण कहेंगे। और एक समान चाल कब बोलते? जब दूरी बदल रहा है समय के समानुपाती। तो इसका मतलब यहाँ त्वरण होगा। अगर वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बदल रहा है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। सूत्र भी आप देख सकते हैं, a बराबर भी माइनस यू बटा टी। अगला प्रश्न, बल बटा द्रव्यमान। चलिए इसको डिकोड करते हैं। बल आपका होगा F, द्रव्यमान होगा m। ये तो a आप पढ़े भी होंगे, a बराबर F बटे m, और a जो है आपका क्या है? वो आपका है त्वरण। इसका सही जवाब क्या होगा? त्वरण। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। तो ये हुआ त्वरण, आप देख चुके। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगता है, यानी बल लगता है आपका इतना और वजन है उस चीज का द्रव्यमान इतना, तो त्वरण कितना, यही आपसे पूछा गया है। अब देखते हैं इसका जवाब कैसे होगा। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं पहले। आपका बल दिया हुआ है कितना? तो 350 न्यूटन,
आपका मास दिया हुआ है कितना, तो 500 kg। और उसके बाद ए बराबर आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए बराबर होता है आपका F बटे M। अब F का जगह में आप रख दीजिए 350, M का जगह में रख दीजिए 500। 0 0 कटा, काटिए, 5 दहाइए 50, 5 सते 35, यानी 7/10 आपका आया। इसे आप कर सकते हैं 0.7। त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये रहा आपका हल। लेकिन यहाँ चारों में 0.7 है, तो इसमें भी आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। बस आप देखते कि त्वरण का इकाई क्या है, आप टिक मार सकते थे। लेकिन डाटा अलग भी रह सकता था, ऑप्शन भी अलग रह सकता था, इसीलिए आपको यहाँ बताया गया है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका यूनिट से बनेगा, इसीलिए आपको मात्रक अच्छे से जानना चाहिए। तो ये 0.7 इसका आंसर है। अगला प्रश्न, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा, ऋणात्मक रहेगा? तो देखिए, त्वरण जब पॉजिटिव होता है तो वेग बढ़ता है, त्वरण नेगेटिव होता है तो वेग घटता है, त्वरण शून्य होता है तो वेग वही रहता है। इसका मतलब त्वरण अगर ऋणात्मक हुआ तो वेग क्या होगा? घटेगा, जिसे मंदन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप क्या है? यानी वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। डिफिनेशन से ये क्वेश्चन है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न, एक कार 5 सेकंड में 18 से 72 हो जाता है। 5 सेकंड में इसका चाल वेग 18 से 72 हो जाता है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपका सेकंड है एसआई यूनिट में, लेकिन ये वाला जो है ये आपका एसआई नहीं है। उसके बाद ये भी है, ये भी आपका एसआई नहीं है। अब ये आपका है टी, ये आपका है यू, ये आपका है भी। तो इनको पहले बदलना पड़ेगा। अगर आप यू को बदलेंगे तो 18 गुनी 5/18 कीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड, तब बनेगा। तो 18 18 कटा, तो ये आया 5, यानी इसके जगह में हम लोग 5 लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में, इस मीटर पर सेकेंड के रूप में। और ये 72 को भी ऐसा ही बदलेंगे 5/18, आपको पहले ही बताया गया। तो 18 चौके 72, तो 4 5 20। इसका मतलब ये 72 के जगह में हम लेंगे कितना? 20। अब देखिए, आपका t बराबर हो गया कितना? तो 5, u बराबर हो गया 5, v बराबर हो गया 20। तो a का मान कितना होगा? a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। अब v कितना है? v है आपका 20, u है आपका 5, t है आपका 5। 20 में 5 गए, बचे 15, नीचे आपका 5, 5 दिया 15, तो आंसर आया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका है सही जवाब। इसका यूनिट आपको जरूर ध्यान देना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु किस गति का उदाहरण है? मुक्त रूप से मतलब धरती जो है, धरती के ऊपर से डायरेक्ट कोई वस्तु फ्री फॉल हो रहा है उसका, तो वह आयताकार गति है, असमान त्वरित है, कि समान त्वरित है, कि वृत्तीय गति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समान त्वरित। आपको पहले ही बताया गया, कोई भी वस्तु जब मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो उसका त्वरण एक समान होता है, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एग्जैक्ट 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे छोटा जी से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 का गति पकड़ती है। मतलब टाइम लगता है 30, शुरू में खड़ा था उसका साइकिल 0 से 60 का स्पीड पकड़ता है, त्वरण निकालना है। फिर से वही कहानी, बहुत आसान सा आपका बनेगा, बस आप लिखते जाएं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, समय दिया हुआ है कितना सेकेंड? 30 सेकेंड। यू दिया हुआ है कितना? 0 से खड़ा था। भी कितना दिया हुआ है? 60 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर घंटा में नहीं है, बदलने की झंझट नहीं है। ए बराबर क्या होगा? तो ए बराबर हो जाएगा भी माइनस यू बटे टी। भी आपका कितना है? 60। यू आपका कितना है? 0। अब टी आपका कितना है? 30। 60 में 0, 60 बटे 30, 30 दूनी हो गया कितना? 60, यानी ए बराबर आपका कितना आया? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार आपका सही जवाब है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यूनिट बेस्ड। आपका यूनिट में देखिएगा आपके पास 2 ऑप्शन है, जिसमें आपको सही यूनिट में ही टिक करना है। आपका बनाने के बाद भी आपका गलती हो सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। वेग समय ग्राफ रेखा पर ढलान, यानी कोई ग्राफ है, वेग समय, इधर भी इधर टी, मान लीजिए ये रेखा है, इसका ढलान यानी स्लोप ज्ञात करेंगे। तो इसका स्लोप से हमें क्या मिलेगा? तो स्लोप से वेग समय रेखा से हमें क्या मिलेगा? तो त्वरण मिलेगा। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या होता है वो बताते हैं।
वो त्वरण होता है और वो dv/dt होता है, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसीलिए यह त्वरण आया। वेग समय ग्राफ का जो ढलान होगा वह त्वरण होगा, याद रखिएगा। त्वरण एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न, आज का शायद आखिरी प्रश्न होगा हमारा। मंदता का अर्थ है कोई वस्तु कैसी चाल से चल रही है, नियत चाल, घटती चाल, बढ़ती चाल, एक समान चाल। चाल अगर बढ़ती तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, चाल अगर नियत रहता तो जीरो एक्सेलरेशन, अगर चाल घट रहा है तो इसका अर्थ यह मंदता है। तो मंदता क्या है? मंदता का अर्थ है घटती हुई चाल। तो घटती हुई चाल जिसे ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, वही हुआ इस सवाल का जवाब। इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। आप लोग इस चैनल पर अगर नए हो और तब भी अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको साइंस और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत कुछ इस चैनल में आपको मिलेगा, जो कि प्योर आपका NCERT आधारित होगा। इसीलिए आप A to Z NCERT फैक्ट से आप लोग जुड़े रहें और अपने एग्ज़ाम में लाभान्वित हों। आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो आपका NCERT बेस्ड फैक्ट ही पूछे जाते हैं। तो ज़रूर मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बाकी दोस्तों तक शेयर भी करें, और चैनल से जुड़े रहें, और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।